चलिए जी, नमस्कार। तो आपने लास्ट वीडियो में मनी मार्केट के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कवर कर लिया था। फिर एक बार रिवीजन करा दें। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है भैया, वो दो टाइप का होता है। फाइनेंशियल मार्केट में एक टाइप होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जब भी लोन आपका जो भी होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो लेस देन 1 ईयर होता है। लेस देन 1 ईयर होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट की कहानी कैसे चलती है? मोर देन 1 ईयर की होती है। मोर देन 1 ईयर की जब बात होगी तो वो कैसा होगा? कैपिटल मार्केट होगा। अब मनी मार्केट को आगे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक अनऑर्गेनाइज होता है, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिसको पापा रेगुलेट करते हैं, आरबीआई। अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो बिना रेगुलेशन के होता है, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है। हमने अनऑर्गेनाइज्ड को कवर कर लिया था, जिसमें एनबीएफआईज आ रहे थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आ रहे थे, जिसमें मनी लेंडर आ रहे थे, जिसमें इंडिजिनस बैंकर्स आ रहे थे। तो ये तीनों बात हमने कर लिया था। अब हमारा बारी है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट देखने की। उसके बाद हम देखेंगे क्या? कैपिटल मार्केट। ठीक है। फिर वही बात, पैसा कौन लेना चाहेगा जिसके पास पैसे की कमी होगी? पैसा कौन देना चाहेगा जिसके पास पैसा ज्यादा होगा? जो पैसा जिसके पास ज्यादा होगा वो देगा। देगा तो क्या सोचेगा? हमको कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, या अगर प्रॉफिट होगा तो उस पर डिविडेंड मिल जाए। कोई पैसा लेगा तो क्यों लेगा? क्योंकि भैया मजबूरी है, इसलिए लेना जरूरी है। ठीक है ना? तो मजबूरी है इसलिए लेना जरूरी है। वाह। तो ये है कहानी। मनी मार्केट हो गया। अब हम आते हैं मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को करने का बात करते हैं। मनी मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो रही है। तो इसमें होता है आरबीआई, बैंक, एनबीएफसीज, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स। अच्छा चलिए, आप किसी से बात करते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, दोस्त का भी लेवल आपका लेवल दोनों का बराबर हो। ऐसा तो होगा नहीं कि आप मोदी जी से डायरेक्ट बात करते हैं सुबह दोपहर शाम कॉल करके, क्या मोदी जी क्या हाल चाल है। यानी आपका टक्कर किसी बराबर वाले से ही होता है। आप युद्ध मैदान में गए हैं और सामने वाला युद्ध मैदान जो है, ये युद्ध में जो है बहुत टफ है, ये जो है बहुत इजी है। तो ये इससे लड़ाई थोड़ा ना करेगा। ये अपने अपने लेवल पे लोग लड़ाई करते हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। आरबीआई हमसे नहीं करता है। आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है बैंकों से केवल बात करता है। बैंक जो होते हैं लोन देते हैं, मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रीजनल रूरल बैंक पार्टिसिपेट नहीं करता है। एनबीएफसी जो है ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। यही एनबीएफसी में, एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर है? एनबीएफसी जो बैंक जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों देता है, लेकिन एनबीएफसी क्या देता है? केवल टाइम डिपॉजिट देता है। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, जैसे आरबीआई ने अप्रूव करा है क्रिसिल को, इकरा को। और इंडिविजुअल्स भी आते हैं मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट। सबके अपने अपने लड़ाई हैं, सबके अपने अपने काम है, वो सब लोग अपना अपना करते हैं। ऐसा नहीं होगा मुझे कुछ आता नहीं है फिर मैं पढ़ाने आ जाऊं। यानी मेरी लड़ाई उसी से है जो मैं जानता हूं, जिससे मैं लड़ाई कर सकता हूं। यही होता है ना। जो दो लोग लड़ाई करते हैं तो ये भी 60 केजी कैटेगरी का है, तो ये भी 60 केजी या 62 केजी कैटेगरी का होगा। ऐसा थोड़ा नहीं है 60 केजी और 100 केजी से लड़ाई कर रहा है, ये तो पटक देगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी कहानी मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट में आते हैं 5 लोग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट? आरबीआई, बैंक, एनबीएफसी, मनी लेंडर। तो मनी लेंडर इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई, बैंक, एनबीएफसी, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, ये सारे मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं। बैंक और एनबीएफसी में अंतर क्या होता है कि भैया बैंक डिमांड डिपॉजिट भी देता है, टाइम डिपॉजिट भी देता है, लेकिन एनबीएफसी केवल टाइम डिपॉजिट देता है। टाइम डिपॉजिट में क्या आता है? एफडी आता है। एक बार दे दीजिए, 1 साल बाद ही ले सकते हैं, मेच्योरिटी से पहले यहाँ पर नहीं ले सकते। बैंक में डिमांड डिपॉजिट में आता है क्या? सेविंग्स अकाउंट। आपने 2,000 रुपए जमा करा है, मन किया रात में 2 बजे निकालने का, जाइए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैंक दे सकता है, लेकिन मनी मार्केट में रीजनल रूरल बैंक नहीं आता है। ये बात क्लियर कान खोल के सुन लीजिएगा कि बैंक में रीजनल रूरल, मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट में रीजनल रूरल बैंक नहीं आता है। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आरबीआई किससे डील करेगा? आरबीआई केवल बैंकों से डील करेगा और एनबीएफसी से डील करेगा। बैंक किससे डील करेगा? सभी से डील करेगा, हम सबसे डील करेगा। एनबीएफसी भी सबसे करता है। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट भी सबसे करता है, आरबीआई से नहीं करता है, क्योंकि आरबीआई का लेवल ही इससे नहीं मैच करता है। इंडिविजुअल किससे करेगा? सबसे करेगा, लेकिन आरबीआई से नहीं करेगा। आरबीआई से जाके सीधे सीधे आप पैसा नहीं ले सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, अपने एक दूसरे से ले सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं, एनबीएफसी से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। बैंक को लेना होगा तो किससे लेगा? आरबीआई से लेगा। बैंक हमसे जाके पैसा नहीं ले सकता। तो मनी मार्केट में ये सारी कहानी जो है चलती है। कोई सिक्योरिटी देता है तो उसको मनी मिलता है, इसकी कहानी अभी हम समझेंगे आपको। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है मनी मार्केट में। कितनी सारी चीजें आती हैं? एक आता है ट्रेजरी बिल, दूसरा आता है कैश मैनेजमेंट बिल, तीसरा आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, चौथा आता है कॉमर्शियल बिल, पांचवा आता है कॉल मनी, छठा आता है रिपर्चेज एग्रीमेंट, सातवां आता है कॉमर्शियल पेपर और आठवां आता है म्यूचुअल फंड मार्केट। इसको समझना है आपको। ठीक है। मनी मार्केट में होता क्या है?
मान लीजिए भारत सरकार को पैसे की जरूरत है, भारत सरकार क्या करता है, एक सिक्योरिटी इशू करता है, मतलब लिख के देता है, और ये किसको देगा, आरबीआई को देगा। आरबीआई सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में जो है ये पूरी कहानी करती है, यानी आरबीआई सबसे पहले बेचेगा किसी को, तो वो बैंक को, एनबीएफसी को बेचेगा, इसी को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और प्राइमरी मार्केट से जब हमारे पास आएगा तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कभी भी सरकार इशू करता है कोई चीज तो वो बैंकों तक आता है, बैंक खरीद के रख लेते हैं। मान लीजिए भारत सरकार ने एक पेपर इशू करा है जिसका नाम है सिक्योरिटी, इसमें लिखा हुआ है कि मैं इस साल, आज का तारीख है मान लीजिए 24 जून 2025 का समय है, आप एक साल बाद आएंगे हमारे पास 24 जून 2026 को, तो हम आपको इस पेपर का 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन इस पेपर को खरीदने के लिए आप हमको 90,000 रुपए देंगे। यानी हम फेस वैल्यू कितना दिया हुआ था इसका, 1 लाख, लेकिन हमने कितने में दिया है, डिस्काउंट प्राइस में, यानी एक साल बाद हमको कितना मिलेगा, 1 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, 10,000 रुपए का, हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसी को क्या कहते हैं भैया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस, यानी हमको डिस्काउंट प्राइस में ये चीज दिया जाता है। भारत सरकार सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई एक सिक्योरिटी इशू करता है, इसमें फेस वैल्यू एक साल का 1 लाख रुपए है, डिस्काउंटेड प्राइस 90,000 रुपए है, यानी एक साल बाद आपको कितना मिल जाएगा, 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यही 10,000 प्रॉफिट है। और अगर सरकार इशू करता है तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा, यानी सब खरीदना चाहेंगे, क्योंकि सरकार पर भरोसा सबका होता है, ये तो भाग नहीं सकते आप। तो इसी को बोला जाता है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस, और इसी को बोल दिया जाता है क्या, ट्रेजरी बिल। क्या समझ में आया, इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, इसी को क्या कहते हैं आप, ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करा जाता है, इसी को ट्रेजरी बिल कहते हैं, और ये हो सकता है 91 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन का, यानी इससे कम भी 91 दिन से कम नहीं हो सकता। 2012 से पहले 14 दिन का भी हुआ करता था, लेकिन बाद में 14 दिन को हटा दिया गया है। यानी ट्रेजरी बिल कम से कम कितने दिन का हो सकता है, 3 महीने का, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि मनी मार्केट की बात है, मनी मार्केट की बात है, देखो सुनो 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 सुनो, हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, मनी मार्केट में जो भी कहानी चलेगी वो कितने दिन के लिए चलेगी, मैक्सिमम 364 दिन के लिए चलेगी। यानी ट्रेजरी बिल मिनिमम हो सकता है 91 दिन का, और मैक्सिमम कितने साल का होगा, एक साल का होगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे आइए। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्काउंटेड प्राइस में जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेजरी बिल, दूसरा होता है कैश मैनेजमेंट बिल। जब भी ट्रेजरी बिल की बात करा जाएगा, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन का होगा, लेकिन अगर आप 91 दिन से कम का लेते हैं, 14 दिन का लेते हैं, 20 दिन का लेते हैं, 6 दिन का लेते हैं, 5 दिन का लेते हैं, 2 महीने का लेते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है कैश मैनेजमेंट बिल। ये बात समझ में आई। ट्रेजरी बिल कितने में, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में अंतर क्या है, देखो आपसे कोई पूछता है ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे ये ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल दोनों जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस दिया जाता है। पहली बात, ट्रेजरी बिल मेरे भाई 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन का हो सकता है, यानी 91 दिन यानी 3 महीने से कम का नहीं हो सकता। लेकिन जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है वो कम से कम कितने, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 91 दिन का हो सकता है, उससे कम ही लेना होता है कैश मैनेजमेंट बिल। और ये दोनों जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस की बात करते हैं। ये बात आपको हो गई क्लियर, क्या ये बात क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, अब क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कहानी क्या है, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट हमको समझ में आ गया। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए मनी मार्केट है और कोई बैंक है जो अपना सिक्योरिटी इशू करता है और यहां से पैसा ले लेता है। इस बैंक को पैसे की जरूरत है और अपना सिक्योरिटी इशू करता है और ये पैसा ले लेता है, इसी को क्या बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा वो 7 दिन से लेकर के 364 दिन तक का हो सकता है, यानी मिनिमम 7 दिन का होगा, मैक्सिमम, क्योंकि मनी मार्केट का पार्ट है इसलिए 364 से ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 1 साल से 3 साल तक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईआईबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिम बैंक। हम आगे समझेंगे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करी जाएगी तो ये मल्टीपल ऑफ 1 लाख का हो सकता है, मिनिमम अमाउंट 1 का होगा, 1 के बाद 5, 7, 10, 20, 15, 20, 15, 50 कोई भी हो सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है और मनी मार्केट से वो पैसा लेता है। बात समझ में आ रही है, ये बात आपको क्लियर हो गया क्या। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला होता है सर कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल बिल जो होता है वो कोई भी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पब्लिश करते हैं। बात समझ में आ रही है। कमर्शियल बिल कौन पब्लिश करता है, कमर्शियल बिल पब्लिश करता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक या म्यूचुअल फंड, कोई भी इशू कर सकता है। होता क्या है इसमें, देखिएगा
कॉमर्शियल बिल जो है वो कौन पब्लिश करेगा? कॉमर्शियल बिल कौन पब्लिश करेगा? कोई भी बैंक पब्लिश कर सकता है मनी मार्केट से पैसा लेने के लिए, उसको कॉमर्शियल बिल के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर केवल बैंक कर सकता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो केवल बैंक कर सकता है, लेकिन जो कॉमर्शियल बिल होता है वो कोई भी पब्लिश कर सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कॉमर्शियल बिल क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको समझ में आ गया ना? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई भी बैंक इशू करता है मनी मार्केट से पैसा लेने के लिए, और इसके लिए 3 साल का समय होता है। इन लोगों के लिए मिनिमम कितना होता है? 1 साल का होता है। अब आगे आइए, एक होता है सर कॉमर्शियल बिल। सर कॉमर्शियल बिल क्या होता है? कॉमर्शियल बिल कोई भी इशू कर सकता है, कोई भी बैंक कर सकता है, कोई भी एनबीएफसी कर सकता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकता है, और म्यूचुअल फंड कर सकता है। अब इसमें आइए, थोड़ा मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है, एक मिनट कलर चेंज कर लें। एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है सर एबीसी। ध्यान समझिएगा। दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम है XYZ। ये कंपनी अपना सामान जो है उसको बेचती है, और जैसे मान लो सपोज ये सामान है 200 करोड़ रुपए का, और ये छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और ये XYZ जो है होल्ड कर लेता है कुछ पैसे को, कि भैया हम 2 महीने बाद आपको ये पेमेंट करेंगे। 2 करोड़ रुपए जो है, 200 करोड़ रुपए जो है, हम आपको 2 महीने बाद करेंगे। ये एबीसी क्या करता है? ये एबीसी करता क्या है एक्चुअली? तो अब इसको जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, तो ये इसी से बेचारा अपना काम करता था। अब काम करता था तो क्या हुआ कि अब काम रुक गया इसका। काम रुक गया तो अब क्या होगा? अब कॉमर्शियल बिल इशू करने का समय आ चुका है। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कॉमर्शियल बिल का। अब ये भैया जाते हैं कहां पर? बैंक में लोन लेने। सपोज ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैनेजर से बात करते हैं कि लोन दे दीजिए मालिक, हमारे पास बहुत ऐसी ऐसी समस्या हो गई, हम क्या करें। यहाँ पर ये है बैंक का मैनेजर, और ये है XYZ एबीसी का मालिक। तो बैंक मैनेजर साहब कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या करो तुम लोन मत लो, तुम एक काम करो। तुम एक काम करो, क्या काम करोगे? तो तुम एक काम करो, तुम एक पेपर बनवा लो, जिसको कॉमर्शियल बिल के नाम से जाना जाता है। तुम क्या करो? एक पेपर बनवा लो, और पेपर को बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एबीसी कंपनी क्या करेगा? एबीसी कंपनी यहाँ XYZ से बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लेगा। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? रुक जाओ बता रहा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज एकदम एक एक चीज समझ में आएगा, धैर्य रखना, पीछे मत हटना। बिल ऑफ एक्सचेंज कि भैया XYZ फला कंपनी फला डेट को, जैसे मान लो कि आज तारीख है 21 जून, तो ये अपना 21 अगस्त को जो है 2025 में मैं पेमेंट करूंगा। इसी को बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर एबीसी का भी साइन हो जाता है, और XYZ का भी साइन हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि सबसे पहले ये एबीसी कंपनी XYZ से कहती है जिस दिन तुमको पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है, वो तुम यहाँ पर हमको एक पेपर पे लिख के दो, और ये पेपर पे लिख के दो, और मैं भी साइन करूंगा, तुम भी साइन करोगे। इसी को क्या बोल दिया जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बोल दिया जाएगा। और ये भैया जो हैं मैनेजर के पैर में गिर जाते हैं, बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोन से मुझे बचा लिया, अब मैं बहुत अच्छा करूंगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा के कहाँ लेके आते हैं? ये एचडीएफसी बैंक लेके आते हैं। यहाँ पर मैं बना दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज को कहाँ लेके आते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनके पास आ जाता है। इनके पास आ गया क्या? इनके पास आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया तो ये क्या हो जाता है? अब ये सीधे एचडीएफसी बैंक इसी के थ्रू इनको पैसा किसको दे देता है? एचडीएफसी बैंक को दे देता है पैसा डन। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही एचडीएफसी बैंक के पास आता है, जैसे 200 करोड़ रुपए था, तो एबीसी जो है, एबीसी को पैसा मिल जाता है, और एबीसी भी बहुत खुश हो जाता है। अब ये बैंक इशू क्या करता है? ये बैंक इशू करता है कॉमर्शियल बिल। बैंक क्या इशू करता है? कॉमर्शियल बिल इशू करता है, और कॉमर्शियल बिल से पैसा दे दिया जाता है। अब होता क्या है, जैसे 200 करोड़ रुपए था, तो ये 190 करोड़ रुपए इसको दे देगा। 190 करोड़ रुपए दे देगा, 10 करोड़ होल्ड करके रखेगा। अब ये XYZ जो होगा, फला डेट को एचडीएफसी से अगर बात हुई थी, तो ये एचडीएफसी को ये 200 करोड़ रुपए ये वापस कर देगा। अब बताओ एचडीएफसी का प्रॉफिट कितना हुआ भैया? एचडीएफसी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ रुपए। इसका भी काम चल गया, और इसका भी काम चल गया, और इसका भी काम चल गया। इसी को बोला जाएगा क्या? इसी को बोला जाता है कॉमर्शियल बिल। और जो कॉमर्शियल बिल इशू किया जाता है, कॉमर्शियल बिल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा एक बार। कॉमर्शियल बिल जो इशू किया जाता है, वो 7 दिन से लेकर के 364 दिन के लिए इशू किया जाता है। कितने दिन से? 7 दिन से 364 डेज के लिए इशू किया जाता है, इससे ज्यादा इशू नहीं किया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? कॉमर्शियल बिल क्या होता है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम कॉमर्शियल बिल पे बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे भैया? हम कॉमर्शियल बिल की बात कर रहे थे। और कॉमर्शियल बिल क्या होता है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम कॉमर्शियल बिल की बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल बिल कोई भी जारी कर सकता है इनमें से। अब होता क्या है, एक कंपनी थी और एक कंपनी दूसरी थी, इसका नाम था एबीसी, इसका नाम था XYZ।
ये बताइए, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करती थी, रॉ मटेरियल से ये पार्ले जी बनाता था सपोज। अब ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी, लेकिन छोटी कंपनी थी, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे ही नहीं थे इसके पास। अब ये पैसा दे दिया और ये होल्ड करके रख लिया, बोला कि हम 2 महीने बाद पैसा देंगे। और ये सब क्रेडिट के लिए होता है कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में जब इतना ट्रांजेक्शन होगा है तो होल्ड करके रख लिया जाता है, कोई बुराई नहीं है। अब बेचारा का काम रुका, काम रुका तो करेगा क्या? अब बढ़ता क्या ना करता है, बोला अब काम ही रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो हम ऑलरेडी लॉस में चलेंगे। वो जाता है एचडीएफसी के पास, उनके पैरों में गिर जाता है, बोलता है मेरे मालिक लोन दे दीजिए। एचडीएफसी का मैनेजर होता है, पूरी बात ध्यान से सुनता है, ध्यान सुनने के बाद कहता है कुछ न मत करो, कुछ मत करो, तुम क्या करो, लोन मत लो, तुम एक काम करो, ये कंपनी तुम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ इससे, और इससे बोलो कि तुम कितने तारीख को पैसा देना चाहते हो। तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पेपर होता है, उसमें लिखो कि फला डेट को ये एक्स वाई जेड कंपनी इतने रुपए हमको देगा, 200 करोड़ रुपए मान लीजिए। उस पे इससे भी सिग्नेचर करा लो और तुम भी सिग्नेचर कर दो, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास आ जाएगा और हम कमर्शियल बिल इशू कर देंगे, और इससे तो है तुमको पैसा मिल जाएगा। अच्छा चलो, एचडीएफसी बैंक इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि वो जितना अमाउंट होगा उससे थोड़ा कम अमाउंट देता है और इसका काम चल जाता है। और ये बेचारा क्या करता है, ये अपना जो है दो, जिस भी डेट को रहता है, सपोज 21 अगस्त का डेट है, तो यहाँ से वो अपना क्या करेगा, लोन ले लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ? तो कॉमर्शियल बिल समझ में आ गया, जिससे उसका काम चल जाता है। देखो, इसका भी काम चल गया, इसको भी प्रॉफिट हो गया और इसका भी काम चल गया, सबका काम चल जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। और कॉमर्शियल बिल जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो कोई भी जारी कर सकता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक और म्यूचुअल फंड, कोई भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी का मतलब होता है कोई भी बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेलेक्टेड आईडीबीआई टाइप, या इंश्योरेंस कंपनीज एलआईसी और जीआईसी, और म्यूचुअल फंड सेलेक्टेड आईडीबीआई ही जारी कर सकता है। यहाँ पर सेलेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी और जीआईसी भी जारी कर सकता है। कॉल मनी का मतलब होता है कोई भी बैंक, उसको अगर 1 से 14 दिन के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो वो इंटर बैंक मनी मार्केट होता है, उसको कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। जैसे मानो यहाँ पर एसबीआई है, यहाँ पर एचडीएफसी है, एचडीएफसी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, वो लोन ज्यादा दे दिया था तो पैसे की जरूरत हो गई, तो वो क्या करेगा, एसबीआई से पैसा ले लेगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। तो उसी को क्या बोला जाएगा, कॉल मनी कहा जाता है। जारी करने का लोन, लोन देगा कौन? तो लोन कोई भी दे सकता है, लेने वाला कौन है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इसके अलावा क्या आईडीबीआई ले सकता है? जी नहीं ले सकता है। क्या एलआईसी जीआईसी ले सकता है? जी नहीं ले सकता। यानी म्यूचुअल फंड ले सकता है? जी नहीं। जारी कोई भी, लोन देने का काम, लेंड करने का काम कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। लेने का काम केवल आपके कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। ये इंटर स्टेट होता है, सॉरी इंटर बैंक होता है। इंटर बैंक मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, इसको मनी मार्केट कहा जाता है। जब वो 1 दिन का लेता है तो उसको कॉल मनी कहते हैं, जब वो 2 दिन से 14 दिन का लेता है तो उसको नोटिस मनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी एसबीआई को अगर किसी पैसे की जरूरत हो गई है, वो आईसीआईसीआई के पास जाता है और बोलता है भैया पैसा दे दीजिए, और आईसीआईसीआई पैसा दे देता है, और 1 दिन के लिए जब देता है तो कॉल मनी, और 2 से 14 दिन के लिए देता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नोटिस मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? अगर भारत सरकार एक सिक्योरिटी इशू करती है आरबीआई के थ्रू, आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी को बैंक और एनबीएफसी को दे देता है, बैंक इसको पैसा दे देता है। अगर भारत सरकार को पैसा चाहिए तो ये कहानी जो है होती है। इसी को क्या बोला जाता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये बिल क्या कहलाता है, ट्रेजरी बिल। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भैया ये पैसा दे दिया है, इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट कहा जाता है। और उसके बाद ये पैसा दे दिया, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बैंक ने क्या करा, पैसा दिया आरबीआई को, आरबीआई ने किसको ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब होता क्या है, अब होता ये है कि एक अग्रीमेंट है, जैसे अब अभी तो क्या हो रहा था, आरबीआई इधर सिक्योरिटी को दे रहा था, इसको पैसे की जरूरत हो गई। ये बोलेगा क्या, हम एक सिक्योरिटी, यही सिक्योरिटी हम इशू करते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं एग्रीमेंट हो रहा है, हम 14 दिन बाद, 15 दिन बाद आपसे 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 पैसा देकर ये सिक्योरिटी हम वापस ले लेंगे। इसी को क्या बोला जाएगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसी को रेपो के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान समझिएगा। होता नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली होता ये था कि भारत सरकार एक सिक्योरिटी इशू करती थी, जिसको ट्रेजरी बिल या कैश मैनेजमेंट बिल कहा जाता था। ट्रेजरी बिल जो होता था कम से कम 90 दिन का होता था, और 90 दिन से कम को क्या बोला जाता था, कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी कहा जाता था। होता क्या था, आरबीआई ने प्राइमरी मार्केट में इसको सप्लाई कर दिया, बैंक और एनबीएफसी खरीद लेते हैं। मान लो बैंक को भी पैसे की जरूरत हो गई, बैंक क्या करता है, इसी सिक्योरिटी को आरबीआई को दे देता है, बोलता है कि हम आपसे अग्रीमेंट करते हैं कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद हम आपसे ये पूरा सिक्योरिटी ले लेंगे और आपको पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी ले लेंगे और पैसा वापस कर देंगे, और यही एग्रीमेंट क्या कहलाता है,
रीपर्चेज अग्रीमेंट कहलाता है। बात समझ में आई? जनरली होता क्या था कि आरबीआई देता था सिक्योरिटी और ये पैसा देता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सिक्योरिटी दे रहा है और आरबीआई पैसा दे देता है क्योंकि इसको अर्जेंट काम आ गया था। इसी को क्या बोला जाएगा? रीपर्चेज अग्रीमेंट कहा जाएगा। आगे रीपर्चेज देखिए यहाँ पे ध्यान से, होता क्या था, आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ये एचडीएफसी बैंक ने अपने कुछ सिक्योरिटी, जैसे 4 सिक्योरिटी इसके पास थी, कैश की जरूरत हो गई तो 2 सिक्योरिटी जो है सेल कर देता है और अग्रीमेंट हो जाता है कि 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद हम पैसा देंगे और आप हमको सिक्योरिटीज को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, और यहाँ से पैसा उसको मिल जाता है, इसका काम हो जाता है, उसका भी काम हो जाता है। ठीक है ना? अब होता क्या है, अब कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, मनी मार्केट से जब भी पैसा लेना होता है किसी टॉप रेटेड कंपनीज को, तो टॉप रेटेड कंपनीज एक सिक्योरिटी इशू करती है, पेपर पर लिखा होता है और मनी मार्केट से उसको पैसा मिल जाता है। कौन नहीं इशू कर सकता? ऑल एक्सेप्ट आरबीआई। आरबीआई नहीं कर सकता, ये आरबीआई से नहीं कर सकता, पैसा ले सकता है। बाकी मनी मार्केट में जितने प्लेयर होते हैं उस सबसे पैसा ले सकता है। इसी को क्या बोला जाएगा? कॉमर्शियल पेपर कहा जाता है। और ये कॉमर्शियल पेपर कितने दिन से कितने दिन का होता है? 7 दिन से 364 दिन का होता है। और मल्टीपल मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 5 लाख का। और मल्टीपल जो होना चाहिए वो 1 लाख का मल्टीपल होना चाहिए। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये कुछ भी हो सकता है। फिर से समझिए, कॉमर्शियल बिल क्या होता है? कभी मनी मार्केट से पैसा लेना है एक्सेप्ट आरबीआई, कोई भी ले सकता है, जो 5 प्लेयर थे उसमें से कोई भी ले सकता है। टॉप रेटेड कॉर्पोरेट क्या करता है? सिक्योरिटी जारी करता है, उससे पैसा ले लेता है। इसी को क्या बोला जाता है? कमर्शियल पेपर कहा जाता है। ये 7 दिन से 364 दिन का होता है। और मल्टीपल, एक मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होना चाहिए और मल्टीपल 1 लाख का होना चाहिए, कि भाई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, एक का मल्टीपल होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाएगा? कॉमर्शियल पेपर के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान समझिएगा, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट डिस्काउंट प्राइस होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट समझ गए, कॉमर्शियल बिल समझ गए। कॉमर्शियल बिल क्या होता है बताओ? एक कंपनी को दूसरे कंपनी से जो है पैसा लेना है तो वो बैंक से जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाता है और वहां से पैसा ले लेता है, इसको कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। कॉल मनी क्या होता है? इंटर इंटर बैंक अगर कोई भी आपसे पैसा लेना है तो उसको कॉल मनी कहा जाता है। कॉल मनी अगर 1 दिन का होता है तो उसको क्या कहा जाता है? देखो ध्यान समझो, कॉल मनी 1 दिन का होता है तो कॉल मनी, और 2 से 14 दिन का होता है तो नोटिस मनी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद होता है क्या, उसके बाद आपने देखा था, कॉल मनी हो गया, रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब आरबीआई बैंकों को अब सिक्योरिटी देता है, बैंकों से पैसा लेता है, बैंकों को पैसे की जरूरत हो जाती है तो उसी सिक्योरिटी को आरबीआई को सेल करता है, अग्रीमेंट करता है, इतने दिन में हम आपको पैसा दे देंगे, और वो पैसा देता है, सिक्योरिटी उसको वापस मिल जाती है, इसको रीपर्चेज एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। फिर कॉमर्शियल पेपर है, कोई भी टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स होता है एक्सेप्ट आरबीआई, वो मनी मार्केट से पैसा ले सकता है सिक्योरिटी देकर, इसको कॉमर्शियल पेपर कहा जाता है। और मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 5 लाख का होना चाहिए, और ये भी टाइम पीरियड कितना होता है? 7 दिन से 364 दिन का होता है। अब आइए, म्यूचुअल फंड मार्केट क्या होता है? म्यूचुअल फंड मार्केट जो है वो 1992 में मनी मार्केट ने म्यूचुअल फंड को लॉन्च करा था। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को सेफ और लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट कुड ऑफर बेटर रिटर्न्स अदर देन ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज्यादा आपको रिटर्न इसमें मिलता है म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टर जो होता है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी जारी करते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल। सबसे बड़ी बात यह होती है म्यूचुअल फंड में, अगर आपका रिस्क लो है तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी लो होता है। आगे म्यूचुअल फंड पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? और म्यूचुअल फंड कब आया था? 1992 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? जैसे जितना ज्यादा पैसा आप देंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, हो सकता है लॉस भी चल जाए, तो रिस्क इसीलिए कहा जाता है। जितना लो रिस्क होगा लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, म्यूचुअल फंड मार्केट आप समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मनी मार्केट में इतना ही कहानी थे। और अगर ध्यान से मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं मनी मार्केट कितने टाइप का होता है। भैया हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड में आपने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइज्ड में 5 चीजें होती हैं, आरबीआई होता है, उसके बाद बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, सारी कहानी पढ़ लिया। उसके बाद आपने देखा कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कॉमर्शियल बिल क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट किसको कहेंगे, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, और लास्ट अपने पढ़ा म्यूचुअल फंड क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे, और कैपिटल मार्केट में बड़े शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी ध्यान से समझेंगे। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले 2 बात और बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर मत करिए।
करिएगा, खुद ही देखिएगा। दूसरी बात ये कि आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो कम से कम 2 बार देखना ही देखना है, 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। कितना भी समझ में आ गया हो, फिर से देखिएगा, उसके बाद भी समझ में आ गया होगा तो फिर से देखिएगा। कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है और शॉर्ट में नोट्स बना के रखिएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हुए, ठीक है? तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।